ठीक है, ये हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर है, डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको, स्टार्टिंग कर लेते हैं इसकी। ये सारे आपके रिडक्शन है आपके सामने, 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80D, 80DDD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, EEB, 80G, GG और GGA, है ना, GGB, GGC, बहुत सारे डिडक्शन है आपके सेक्शन 80 में आते हैं आपके सारे के सारे। ये तो आपको ये इनकम में से लेस करना अलाउड होता है। अब तक हमने पढ़ा कि इनकम कैसी है, अब हम पढ़ रहे हैं इनमें से क्या क्या डिडक्शन हमारे को अलाउड है ना। बहुत सारे हैं आपके सेक्शन 80 पूरा का पूरा कवर हो जाएगा इसके अंदर आपका। फटाफट हम जा रहे हैं, व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ डिडक्शंस। डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम, डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है, कहाँ से नहीं है आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से डिडक्शन अलाउड नहीं है अगर वो कवर है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाले सेक्शन 11A में, यहाँ भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस एक्स्ट्रा, यहाँ भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। ये तो हमने पहले भी देखा था, लॉस भी अलाउड नहीं है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी अलाउड नहीं है, डिडक्शन भी अलाउड नहीं है। अब ये बात कर रहा है कि कितना डिडक्शन आपको होगा फ्रॉम ये, है ना, तो बोल रहा था द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से जो हम पढ़ने वाले हैं, कैनॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। सिंपल सी बात है, जो हमारी इनकम है उसको डिडक्शन हमारे एक्सीड नहीं करेंगे, यानी कि हमारी इनकम नील हो सकती है और नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इनकम हमारी नील हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, फ्रॉम ऑल द हेड्स टुगेदर। डबल डिडक्शन नॉट परमिसिबल, आपको डिडक्शन दो बार अलाउड नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ है नीचे, डबल डिडक्शन नॉट परमिसिबल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डिडक्शन दो बार नहीं मिलेगा, एक चीज का डिडक्शन आपको एक ही मिलेगा। अब हम आ गए सेक्शन 80C पे, स्टार्टिंग करें सेक्शन की। पहला डिडक्शन आपका ये 80C इंपॉर्टेंट है, 80C, CCC, CU सब इंपॉर्टेंट है ये। 80C पे हम आ गए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे डिडक्शन की सेक्शन 80C में। वो क्या है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ LIC प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन टू PF। मतलब जो हमारी इनकम मान लो 5 लाख रुपए आ रही है, उससे हमें कौन से खर्चे अलाउड है एज डिडक्शन। हमने खर्चा किया LIC प्रीमियम पे, हमने खर्चा किया PF पे, वो हम माइनस कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, क्या होगा वो हम पढ़ेंगे इस रूल के अंदर। ठीक है, इट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल और HUF, कंपनी को अलाउड नहीं है। इंडिविजुअल यानी कि आम इंसान नागरिक भारत का, या कोई HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसको डिडक्शन अलाउड है। और कंपनी LIC लेगी नहीं, कंपनी का PF होगा नहीं, PF किसका होगा, इंडिविजुअल का यानी कि आप लोगों का, या फिर हमारी फैमिली का। ठीक है, तो ये हम गए इस पे, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, कौन सी कंडीशन है, पहले आपको बताई दी मैंने कि इंडिविजुअल और HUF को अलाउड है ये। ठीक है, तो LIC पेड बाय अ पर्सन टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स द इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आपको अलाउड है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल आप अपना कर सकते हैं, अपनी वाइफ का कर सकते हैं, अपने बच्चे का कर सकते हैं, इन तीनों का जो प्रीमियम है वो आपको अलाउड है एज डिडक्शन। इन केस ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो सब मेंबर का कर सकती है, किसी का भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर इंडिविजुअल है तो अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, और HUF है तो सबका आप कर सकते हैं। लिमिट कितनी मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम लिमिट क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी इन एक्सेस ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज शैल बी इग्नोर, मतलब एक परसेंटेज तक आपको अलाउड है। तो अब बात चल रही है ऑन और आफ्टर, हम पढ़ रहे हैं, हम 2021 के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, तो इंश्योरेंस अगर डिसेबल्ड है तो 15% से, ठीक है, और हमारी तरह आम इंसान है 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है, तो मुझे 15,000 रुपए, अगर मैं हूँ विकलांग, तक अलाउड है डिडक्शन, और आम आदमी को 10,000 रुपए तक डिडक्शन अलाउड है, यानी कि 10%। ठीक है, ये मोटी मोटी बात है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन टू PPF, ये भी 80C में आ रहा है। ये भी किसको अवेलेबल है, इंडिविजुअल को, उसकी वाइफ को, या उसके बच्चों को, या वही HUF में किसी भी मेंबर को। बस एक कंडीशन इसके अंदर है, कंट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं PF को, PF का मतलब प्रोविडेंट फंड, जो हमें काम आता है भविष्य में, है ना, 5 साल के बाद हम इसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो खासकर ये एम्प्लॉय करते हैं, जॉब करने वाले जो होते हैं वो करते हैं ज्यादातर इसको। तो अगर आप PF कर रहे हैं तो आपको अलाउड है, और जो कंट्रीब्यूशन है मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन। आपने किसी से लोन लिया है, उसको आप वापस चुका रहे हैं PF के रूप में,
तो वो आपको अलाउड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, वरना आपको पूरा अलाउड है। इसके अलावा आप सेविंग करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए, ये आपको मिलते हैं पोस्ट ऑफिस के ऊपर, तो वहाँ भी आपको अलाउड है, डिडक्शन आपको मिल जाएगा उसके ऊपर भी। तो एन इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट परचेज इन द नेम ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड, अपने नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे या जॉइंट के नाम पे लेगा तो भी अलाउड है, या बच्चों के पति के नाम पे लेगा तो भी अलाउड है, ठीक है। और जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा हमें, इट इज आल्सो अवेलेबल ऑन एक्रूड इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट में भी कोई टैक्स नहीं देना, पर आपका एक टाइम पीरियड तक मनी लॉक रहेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं बहुत सारे बने हुए होते हैं, उसमें आपका क्या है, आप LIC का देख लो, किसी और का देख लो, वहां पर क्या आपके पैसे लगा दिए जाते हैं इसमें इक्विटी शेयर में। तो उसके बारे में क्या बोलता है ये, कंट्रीब्यूशन मेड इन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, वही पहले की तरह इंडिविजुअल, स्पाउस और चाइल्ड, इनको अलाउड है, और HUF में आप किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई एन्युटी प्लान ले रखा है आपने LIC का, तो वो भी आपको अलाउड है एज रिडक्शन, ठीक है। ये सारे हैं आपके रिडक्शन जो आपको मिल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आपने कर रखा है कहीं म्यूचुअल फंड लिया, तो वो भी आपको इक्विटी लिंक है तो अलाउड है, ठीक है। आपने होम लोन ले रखा है, उसके पेमेंट कर रहे हैं आप, होम लोन ले रखा है पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आपको अलाउड है। और जो स्कीम आपकी NSB की स्कीम 2008 की है, उसके लिए आपको अलाउड है, ठीक है। उसके बाद एनी सम पेड एज सब्सक्रिप्शन और नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, अगर आपने किसी को दिया है एज सब्सक्रिप्शन और कोई डिपॉजिट स्कीम है जो आपने नोटिफाइड की हुई है गवर्नमेंट ने, उसको भी आपने कोई डिपॉजिट किया तो वो भी अलाउड है, लिखा भी हुआ है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंगेज इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस, ठीक है। अगर आपने इन कंपनियों को दिया है आपने डिपॉजिट, तो वो अलाउड है, ठीक है। या एनी अदर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द हाउसिंग, किसी के घर बनाने की कोई कंपनी बनी है, उसको भी आपने कुछ पैसे दिए हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो वो भी आपको अलाउड है एज डिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनी पेमेंट फॉर परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आपने घर बनाने के लिए कोई पेमेंट की है तो वो भी आपकी अलाउड है, ठीक है। किसको पेमेंट की आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, किसी बैंक को, नेशनल हाउसिंग बैंक को, LIC को, इनमें से किसी को आपने पेमेंट की है घर बनाने के लिए, तो वो भी आपको अलाउड है एज डिडक्शन, ठीक है। इंस्टॉलमेंट भी आपको अलाउड है, और इंटरेस्ट हम अलग से बताएंगे आपको, उस पर इंटरेस्ट का जो पोर्शन है वो भी आपका अलाउड होता है एज डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिबेंचर और इक्विटी शेयर, ठीक है, ऑफ एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल, ठीक है, ऑफ एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल मींस इशू मेड बाय अ पब्लिक कंपनी formed and registered under a public financial institution and the entire profit of the issue are utilized for the purpose of the business। सिंपल सी बात है, कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन है, उसने कोई कंपनी शुरू करी है, आपने उसके डिबेंचर या इक्विटी शेयर खरीद लिए हैं, तो उसके अंदर भी आपको जो है छूट मिल जाएगी जितने के आपने खरीदे हैं, तो ठीक है। म्यूचुअल फंड का आपको बता ही चुका हूँ मैं सारा का सारा, ठीक है। अगर वो भी इसके लिए किया गया है एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल के लिए, तो वो भी आपको अलाउड है एज रिडक्शन, ठीक है। आपने 5 साल से ऊपर के लिए किया है FD बैंक्स के अंदर, सेंट्रल बैंक के अंदर, तो वो भी अलाउड है, प्रोवाइडेड द स्कीम शैल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बैंक से आप FD करते हैं 5 साल या उससे ऊपर के लिए, वो भी आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी, उसकी इनकम में से आप वो अमाउंट कम कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए हैं, तो बॉन्ड के ऊपर नाबार्ड ने इशू किए हैं, उसके ऊपर भी आपको छूट मिल जाती है 80C के अंदर। उसके बाद सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट सेविंग स्कीम, 60 साल से ऊपर जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है, अगर आपने सर्टिफिकेट खरीदे हैं उसके, तो वो भी आपको अलाउड है। और लास्ट इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका 5 ईयर टर्म डिपॉजिट इन एन अकाउंट अंडर द पोस्ट ऑफिस। मैंने आपको बताया 5 ईयर की FD अलाउड है बैंक के अंदर, ऐसे ही आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी डिपॉजिट कर सकते हैं, 5 साल से ऊपर का है तो वो आपको अलाउड है। ये सारे डिडक्शन आपको अलाउड थे 80C के अंदर, और वो अलाउड थे इंडिविजुअल और HUF दोनों को। अब हम बात करेंगे वो डिडक्शन जो खाली इंडिविजुअल को अलाउड है। तो पेमेंट बाय इंडिविजुअल फॉर डेफर्ड एन्युटी, नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी, एन्युटी का मतलब क्या है, एक समान किस्त बार बार जा रही है ना, तो आपने किसी की पेमेंट करनी है तो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं एन्युटी की फॉर्म में, तो वो भी अलाउड है, प्रोवाइडेड इट इज इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस और चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, आपके नाम पे, आपकी वाइफ के नाम पे, आपके बच्चों के नाम पे हो, तो आपको वो सब अलाउड है। एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सैलरीड लोगों के लिए है, ठीक है। फॉर सिक्योरिंग हिम अ डेफर्ड एन्युटी, तो हम लोग जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब, उसके अंदर हमारा कुछ पैसा काट लिया जाता है,
तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 20% तक सैलरी का हम जमा कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो वो भी यहाँ पर अलाउड होगा एज डिडक्शन। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एसपीएफ, ठीक है, पीएफ जो भी हमारा था, जो भी पीएफ है, पीपीएफ और एसपीएफ, वो भी अलाउड है डिडक्शन, ठीक है, बस वो लोन की रिपेमेंट नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कंट्रीब्यूशन मेड टू सुपर एनुएशन फंड, ये भी आपको अलाउड है। ससेशन टू एनी नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई गवर्नमेंट लेके आती है कोई स्कीम, जैसे कि सुकन्या दे दे रखा है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो वो भी आपको अलाउड है, ठीक है, और वो किसके नाम पे होना चाहिए, वही अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम पे होना चाहिए, जो कि लड़के की स्कीम होगी सुकन्या, तो गर्ल चाइल्ड के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, है ना, पेंशन स्कीम है म्यूचुअल फंड की, वहां भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो भी आपको अलाउड है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाइड किया हुआ है। ट्यूशन फीस ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल जो मैं अपने बच्चों की दे रहा हूँ, मान लो कि अपना बच्चों की फीस दे रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको अलाउड है एज ए एग्जाम्पशन, लेकिन चाइल्ड कितने होने चाहिए, 2 बच्चों की तक अलाउड है। कॉलेज फीस, स्कूल फीस, एडमिशन फीस सारी आपको अलाउड है ना। आपने एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, ये होती है एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादातर लेते हैं उसको, रिटायरमेंट के बाद उनको पैसे मिलते हैं इसके, वहां पर कंट्रीब्यूशन आपने किया है तो वो भी आपको अलाउड है एज रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका कितना डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 80C में, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा वो है 1.5 लाख रुपए, कितना भी आप खर्चा कर दें 1.5 लाख से ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। बस इतनी सी बात है आपकी इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये है आपकी टेबल दे रखी है एग्जाम्पल के लिए कि आपकी इनकम है 520,000, 150,000, 90,000 और 30,000, तो आपने खर्चा किया है जो आपने बताया और पढ़ा सब कुछ ऊपर, उसमें है 175,000, 70,000, 1,50,000, ठीक है, ये आपको दे रखा है कि इतना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है तो कितना हमें रिडक्शन मिलेगा। आपको पता है 150 से ऊपर नहीं मिलेगा, बताया था मैंने आपको अभी। इस केस के अंदर 175,000 आपने किए हैं, 150 से ऊपर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ 70 का किया है, 70 का मिल जाएगा। यहाँ 100 का किया है आपने डिडक्शन, लेकिन आपकी इनकम 90 है, तो मैंने बताया था इनकम से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, तो आपका 90,000 से ही मिलेगा, और लास्ट केस में लॉस है तो भैया मिलेगा ही नहीं, ठीक है। दोबारा देख लो, 175 है, मैंने कहा मैक्सिमम लिमिट क्या 150,000, उतना ही मिलेगा। दूसरे केस में 70,000 है, तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। थर्ड केस में है आपका 1 लाख, लेकिन आपकी जो इनकम है वो है 90,000, तो मैंने कहा था आपको पहले भी डिडक्शन कभी भी इनकम को एक्सीड नहीं कर सकते, तो यहाँ मिलेगा आपको 90,000। फोर्थ केस लॉस है तो भैया कुछ नहीं मिलेगा डिडक्शन आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, लोन मान लो आपने किसी से का लोन ले रखा है, ठीक है, और आप लोन चुकाने की जगह आप उसको क्या कर रहे हो, पीएफ दे रहे हो, प्रोविडेंट फंड दे रहे हो, कैश ना देके आप कह रहे हो आप एक काम करूंगा, आप अकाउंट खोल दूंगा प्रोविडेंट फंड का, वहां पैसे डाल दूंगा, जो आपने पैसे वहां पे डाल दिए, जो आपने उस पर पेमेंट कर दी उसको माना जाएगा रिपेमेंट ऑफ लोन। मान लो मैं दीपा से ले ली 50,000 रुपये उधार, और मैंने कहा दीपा तेरे को 50,000 रुपये उधार मैं वापस नहीं कर रहा, एक काम करता हूँ मैं तेरा पीएफ अकाउंट खोल देता हूँ, उसमें तेरे पैसे डाल दूंगा, तुझे ब्याज मिलती रहेगी, है ना। और जो मैं उसमें पैसे डालूंगा उसका मैं बोलूँ टैक्स वालों को भाई मैं तो पीएफ खुलवाया है अपना, मुझे पीएफ के वो दे दो, तो ये पीएफ खुलवाना नहीं है, ये आपकी लोन की रिपेमेंट है। तो वो बोलेगा टैक्स अथॉरिटी भाई आपने तो अकाउंट जो खुलवाया दिमाग के लिए खुलवाया, उसको आपको रिबेट नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आज हमने बात करी डिडक्शन अंदर सेक्शन 80C की, बहुत फास्ट कर दी, लेकिन बहुत कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, ठीक है। तो आज इस पे इतना ही कर रहे हैं, फिर आगे से करेंगे, है ना, कल इसको करेंगे पूरा, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हमारा कोर्स लगभग खत्म हो जाएगा, है ना। और फिर मैं रिवीजन करा दूंगा, टाइम मिलते ही आपको मैं रिवीजन भी करा दूंगा। तो अब मैं क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूँ, पर ये मीटिंग चलती रहेगी, है ना, मुस्कान तो इसमें बनी रहे, और दीपा को भी अटेंड करनी है लॉ की क्लास, तो कर सकती है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो बाद में फीस की बात कर लेंगे, देनी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना दीपा। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग